दिमाग में रखना ये, जैसे 370 है तो 371 A1 A2 A B C D काफ़ी है, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया क्या? तो लेट अस सी। वैसे मैं इससे पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि अभी जाना भी है, जल्दी कल शुरू कर दूँगा, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ये तो डिटेल्स है इसकी, बता दे रहे हैं आपको। ये है मेन चीज। पंचायत राज का विकास कैसे हुआ, जैसे हमें बता रहे थे, इसमें मत इधर ध्यान दीजिए कि हमने बताया था संस्कृत से शब्द लिया है, और उस टाइम हमने ये भी बताया था आपको बीच में एक दिन कि हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, मजिस्ट्रेट वगैरह, उनके लिए यूरोपियन से ट्रायल करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। क्यों? वो डिस्क्रिमिनेशन समझते थे, नस्लवाद जो उनके अंदर था कि हम अंग्रेज हैं, हम इन लोगों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारा न्याय ये नहीं कर सकते, बल हमारे लिए ईश्वर ने सुपर बना के भेजा इनसे ना, क्योंकि हर बात में इनसे श्रेष्ठ है, हमें रूल करने को भेजा है। ये मानसिकता थी नेशनल मूवमेंट में, शायद आपने पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें बताई होंगी। तो उस टाइम क्या था कि यहाँ के जो भारत के लोग थे, आपको पता है अभी भी हमारे पास में जो परसेंटेज है एजुकेटेड लोगों की वो बहुत कम है। अगर हैं तो उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और न्याय करते हैं तो उनका भी नहीं पता रूल का हम कैसे करें। इसीलिए जो शब्द पंचायत बना था कि 5 व्यक्तियों का समूह, और वो 5 व्यक्ति कौन होते थे कि यदि हमारे गांव में कोई भी किसी के साथ अन्याय करता है, चाहे कृषि के क्षेत्र में आर्थिक रूप से अन्याय करता है या सामाजिक रूप से, उसमें 2 ही रूप थे। अगर इस तरह से कोई अन्याय करता है तो उसके लिए 5 लोग बैठ के जो सर्वमान्य है, आजकल जैसे हम लोग कहते हैं एमएलए का इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, वो क्या इलेक्शन है, वो सम्मान करके तो भेजे जाते हैं। जिसे बहुमत मिलता है वो बैठता है विधानसभा में, जिसे बहुमत मिलता है वो बैठता है लोकसभा में। इसका मतलब कि इस क्षेत्र के व्यक्तियों ने या लोगों ने, वोटर्स ने ऐसे इस व्यक्ति को चुना है, और ये नीति बनाने का अधिकृत है, ये उस क्षेत्र का विकास करने के लिए अधिकृत है, वहाँ का आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास करने के लिए अधिकृत है। इसका मतलब वो आपका प्रतिनिधि है, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में। इसी तरह पंचों में क्या होता था, सब लोग एक मीटिंग, एक शब्द होता था चौपाल, आपने पढ़ा होगा, समाजशास्त्र वाले अच्छी तरह से जानते हैं वो सब एक। और हर गाँव में जैसे भी कम्युनिटी सेंटर होते हैं, उस टाइम भी चौपाल होती थी जहाँ लोग खेती का काम करके अपने आराम से बैठते थे, एक दूसरे की समस्याएं सुनते थे। और उसमें खाली समस्याएं ये नहीं होती थी, समस्याएं किसी के शादी ब्याह की भी होती थी, किसी कौन आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, जानवरों की बात भी होती थी, आदमियों की बात भी रहती थी, शिक्षा की भी बात होती, सब तरह की बात होती थी। और कोई किसी को दवा सता तो नहीं रहा है, वो भी बात होती थी। वो उस टाइम जो भाईचारे वाली वो थी, इसीलिए आज भी गवर्नमेंट भी शुरू कर रही है कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र, जहाँ पे आपने देखा होगा शुरू में, अब तो शायद पता नहीं, बीच में कई जगह कम्युनिटी सेंटर पे टीवी लगाए गए थे, अखबार मंगाए जाते थे, जिससे आदमी में नॉलेज बढ़े। तो उस टाइम जो पंचायत राज का जो विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताया, ग्राम समुदाय कहलाता था। तो इसके लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, और उन्होंने जो बैरिस्टर, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जितने भी कांग्रेस के जो स्थापना करने वाले थे 72 लोग, उसमें 39 बैरिस्टर थे। और उन्हें मालूम था कि हमारे यहाँ के लोग इतने ब्रिटिश के नियम कानून से जागरूक नहीं है। और ब्रिटिश जैसे आज भी हम कहते हैं कि अगर कोई केस हो जाता है और कचहरी पे चले जाओ तो वकील दोनों को मिल जाता है ना, और दोनों के लिए बोले नहीं केस करो, होगा, ये केस के लिए प्रमोट करते हैं। लेकिन गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि जहाँ तक हो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, उन्हें स्वयं सुलझाइए, कोर्ट तक पहुँचने नहीं दीजिए। इसीलिए 1952 में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत सिस्टम को एक मूर्त रूप देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, और एक बलवंत राय मेहता कमेटी, जेकेबी कमेटी, कई कमेटियां बनी हैं समय समय पर। तो इसलिए कि यहाँ पे पंचायत का हम कुछ सुधार कर सकें, उसका कारण क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए थे,
और नए जो आए हैं उन्होंने एक शब्द बोला है कि हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का जो एक रूटीन है कि तारीख पे तारीख, पढ़ा होगा पेपर में आपने, ये आया था कि तारीख पे तारीख का जो एक छवि बनी हुई है वो हम समाप्त कर देंगे। असल में पंचायत सिस्टम का कार्य ये था कि हमारे जिला लेवल पे मुंसिफ कोर्ट या जिला लेवल पे या हाई कोर्ट में केस ना बढ़े, जो भी छोटी मोटी समस्याएं वो वहीं सॉर्ट आउट हो। आपने देखा होगा जरा सा नाली के पीछे लड़ाई हो जाए, तहसील में मुकदमा, जरा थोड़ा बड़ा केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सीधे आप तो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इसलिए भी एक बात आई, अनुच्छेद 40 जो जोड़ा गया था वो एक्चुअली अनुच्छेद आर्टिकल 40 के बारे में आप जब बात करोगे तो उसका मतलब है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। मतलब अच्छा ये मैं इसके बारे में बता दूं, बुक में भी मैंने लिखा है कि आर्टिकल 40 जो है वो ये कह रहा है कि राज्य की इकाइयां स्वशासन, मतलब जो लोकल शासन को इतना मजबूत कर देगा, सक्षम कर देगा कि वो अपने फैसले अपने आप दे सकती है। लेकिन ये जो आर्टिकल है इसके बारे में क्रिटिसिज्म है कि ये फंडामेंटल राइट में होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, क्योंकि राज्य की इकाइयों को इतनी शक्ति दे फंडामेंटल राइट बन जाए। इससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट होने से सुप्रीम कोर्ट का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनको उनकी रक्षा करें। अगर ये रक्षा हो गई तो केस अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आर्टिकल 40 फंडामेंटल राइट में आ जाए तो वहीं पे केस समाप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे आपको लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए, तो अगर इस तरह का कोई बैट है तो वहाँ सीधा कहोगे सर मुझे लगता है कि अनुच्छेद 40 को, उनकी तरफ देखो वो तो चेंज करने वाले हैं कि अनुच्छेद 40 को मुझे लगता है कि डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व में ना हो के मूल अधिकार में हो, तो हमारे जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय है, उनका वजन कम हो जाएगा, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं पे अच्छा ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सजेशन बताने से आप लोग हटके जो कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेटों से हटके जो अपनी इमेज बनाते हैं वो ही आपको प्लस मार्किंग कर देता है। और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ये तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पहले आई थी ये देखिए बलवंत राय 1952 में उन्होंने कहा था, लेकिन पहली कमेटी बनी थी 1957 में। वो इसलिए आपको पता है इसी कमेटी के बेस पे 2 अक्टूबर 1959 को जिला नागौर में राजस्थान के पहला पंचायत सिस्टम शुरू हुआ था। ये नोट कर लो ये सब चीजें। 2 अक्टूबर 1959 में कमेटी कब बनी थी। अब इसमें क्या बताया गया है कि 52 में कमेटी बनी, 53 में उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी और उसके बाद इसे लागू किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 2 अक्टूबर 1959 लिख लो, कोई प्रॉब्लम। अरे मैं बता दूंगा ये तो लिख लो। कमेटी कब बनी सर? कमेटी 1950 जनवरी 1957 में। हाँ वो 1957 सॉरी। और इसका मतलब क्या था, देखो बड़ा अच्छा शब्द है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे CDP कहते हैं। मेरा आपका दिमाग में सलमान उधर है अभी बच्चे बहुत हो गए होंगे, आप चलना साथ में देख लो उसमें पोजीशन बहुत भी है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने जो बताया था ना शब्द वही है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे हो हमारे विकास, क्योंकि बहुत पीछे था, गांव का विकास हमारे बिल्कुल नींव के बराबर था। तब उन्होंने ये कमेटी बनाई और उसमें 3 स्तरीय 3 टायर सिस्टम जैसे होता ना AC 3 टायर। पहला स्तर था ग्राम पंचायत, दूसरा था नाम क्या था उसका, उसे कहते थे पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति, ये ध्यान रखना ब्लॉक स्तर की समिति का नाम पंचायत समिति था, इसका नाम था ग्राम पंचायत। ब्लॉक पंचायत मत लिखना, वहां पे पंचायत समिति। और उसका नाम क्या था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद। जिला पंचायत नहीं, जिला परिषद, ये फर्क होगा, दूसरे के सामने कह दो आप, लेकिन ऐसे नहीं। अब इनके कई कार्य थे, जैसे इन्होंने लिखा है जिला परिषद, ये लिखा हुआ है जिला ग्राम पंचायत का गठन। अच्छा होता क्या था ये तो पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज है, ये आपको पॉइंट वाइज आपके लिए लिखा। इसमें क्या होता था, जो ग्राम पंचायत जो था, ग्राम पंचायत के जो लोग थे, अच्छा एक चीज बता रही,
इनका इलेक्शन नहीं होता था ग्राम सभा की तरह, प्रधानों की तरह। ग्राम सभा के सदस्य अब ग्राम सभा के सदस्य कौन थे? ग्राम सभा के सदस्य नहीं, ग्राम के सदस्य। गांव के सदस्य का मतलब जो लोग वहाँ के वोटर थे या मेच्योर थे, वो लोग मिलकर सेलेक्ट करते थे कि ये हमारी पंच है। कोई सरकारी वो नहीं था, इसका इलेक्शन नहीं होता था। इसलिए कहते हैं कि वो अच्छा होता क्या था, 1 से लेकर 1000 तक ग्राम पंचायत होती थी। 1 से लेकर 1000 तक ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में अंतर है। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में अंतर है। न्याय पंचायत कई गांवों को मिला के बनती थी। न्याय पंचायत कई गांवों को मिलकर बनती थी, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति होती थी ब्लॉक लेवल पर। जब ये न्याय पंचायत जैसे बीडीसी होती है, ठीक है, तो वो उस टाइम होती थी। और जो ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति जो डिसीजन नहीं ले पाती थी, वो जिला परिषद के लिए जाते थे। और इसीलिए जब जिला परिषद की कोई भी न्याय को डीएम करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, नहीं तो उसे कलेक्टर बोलते हैं। क्यों? वो जो सब राजस्व की उगाही करता है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स, ये सब टैक्स जो भी होते हैं। तो हाँ, और मजिस्ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पंचायत के जो वो है न्याय, वो सब वो करता है, ठीक है। तो ये सब गठन हुआ था। और इसमें क्या है, इनका मेन उद्देश्य क्या था? जैसे गांव है, समग्र विकास का मतलब जैसे अगर पानी का साधन नहीं है तो कुएं होना, घर घर कुएं होना, तालाब होना, नहर अगर बराबर में कहीं साधन नहीं है तो नहर का इंतजाम करना। कहते हैं ना, नेहरू जी ने नहरों में बहुत योगदान था समग्र विकास के लिए। इसलिए आपको पता होगा सबसे पहला उनका हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना पहली कौन दी थी? पहली पंचवर्षीय योजना का नाम हरित क्रांति था, और दूसरी का नाम श्वेत क्रांति, दूध का। इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन नहीं होता है, असल में बहुत दबा दिया गया इन चीज़ों को। लेकिन हरित क्रांति क्योंकि किसान हमारे ऊपर बहुत निर्भर थे, और इसीलिए अपने पंजाब में देखा होगा कि जितनी भी मशीनरी का कृषि का काम होता है वो पंजाब में होता है। और वहाँ पे पूरा ये देखिए बेल्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों जो चारों जो स्टेट हैं उसमें ज़्यादातर धान और गेहूं वगैरह पैदा होता है। मध्य प्रदेश में ज्वार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये जियोग्राफी वाले पढ़ाएंगे, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब पैदा होता है। मक्का वहाँ नहीं होती है, लेकिन ज्वार बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, क्योंकि वहाँ वैसी ज़मीन है। और दूसरी चीज़ पैदा होती है राजस्थान में मूंगफली, क्योंकि रेतीली जगह में ज़्यादा होती है, वो कैश क्रॉप्स कहलाती है ना। हाँ, इसीलिए ओझार एक गाँव है नासिक में, ओझार गाँव एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज है। रिचेस्ट उसका कारण ये है क्योंकि नासिक में वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्याज वहीं पैदा होती है और अंगूर सबसे ज़्यादा वहीं पैदा होता है। रिचेस्ट विलेज है ये ओझार, आई हैव बीन देयर। और क्योंकि जितनी भी फसलें होती हैं कैश क्रॉप्स होती हैं, जैसे लीची बहुत पैदा, लुकाट बहुत पैदा होता है, और वो कई चीज़ें वहाँ पे जैसे जितने भी हैं, टमाटर है, बैंगन, ये सब कैश क्रॉप्स होता है। फ्रूट्स बहुत पैदा होते हैं। संतरा नागपुर का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, जिला कलेक्टर, जिला परिषद का अध्यक्ष जो हमने बताया था, ये सब है ही। अच्छा, ये लोकतांत्रिक निकाय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी की परिभाषा देते हैं। डेमोक्रेसी एक्चुअल शुरू कहाँ से होती है? एमएलए एमपी से नहीं होती है, वो ग्राम पंचायत से शुरू होती है, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इसी को कहते हैं एमडीसी। जी सर, हेलो अनीस सर, मैं इसके साथ साथ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ पढ़ाऊंगा तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। बहुत डीप है सर, बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है, तभी तो इसके हिसाब से नहीं पढ़ा पाऊंगा। जितनी समिति बनी है कहाँ कौन सी किसने बनाई है वो सब लिखा हुआ है। ये टेबल मैंने बीच में दे दी है, लेकिन इसके बाद अशोक मेहता कमेटी थी जो 1977 में बनी थी, इसे नोट कर लो। अशोक मेहता कमेटी ने कुछ चेंज किए, उन्होंने कहा त्रिस्तरीय ना करके 2 स्तरीय कर दो आप। और हाँ, उसके बाद राजस्थान के बाद दूसरा आंध्र प्रदेश है जिसने पंचायत सिस्टम लागू किया था, ठीक है। जी सर,
जी सर सुना रहा हूँ। हाँ, क्यों एसी लगवाओगे क्या? अच्छा ये बताइए सर, बेटी ने क्या नेशनल लेवल पे किया है कुछ खो खो? हाँ किया है ना, अभी क्या कर रही है? अच्छा चलिए मिलूंगा मैं आपसे सर, एक अवार्ड दिलवाना है। बताइए सर। अच्छा क्या नाम है दोनों का, बता दीजिए बता दीजिए। और जी ठीक है सर, देखता हूँ। ठीक सर ठीक है। समझ में आया? देखो वो सोच रहे हैं भाई ये पसीना नहीं आ रहा, 3 बार शर्ट भीगी है, ये सब में चलना नहीं चाहिए। अच्छा जो आपको एक बात पता है, पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत। हाँ इसका केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं कराता। ठीक है चलो कमेटी पावर पॉइंट। तो अशोक मेहता कमेटी बनी इसमें, और यह एक ऐसी कमेटी थी जिसने कहा 3 स्तर पे नहीं चुनाव दो स्तर पे हो। तो दोनों की कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इसीलिए क्या किया कि कुछ लोगों ने 3 स्तरीय अप्लाई किया हुआ है, कुछ ने 2 स्तर पे चल रहा है। सब में सब जगह नहीं है, जैसे तमिलनाडु में 2 स्तर पे है, वहाँ पे 3 स्तर नहीं है। उसने केवल जिला स्तर और वो लिया है ग्राम लेवल पे, उसने बीच के स्तर को खत्म कर दिया। ये आप पढ़ लेना अपने आप, ये तो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो इनकी अच्छा एक ये कमेटी बनी, आपको मेन जो पीटी के लिए तैयार करना है। दूसरी कमेटी थी जीबी के रोशन की, इसने 1985 में किया था, उसने किया था 1977 में, और जीबी के 1885 में। इन्होंने अपने तरफ से वो दी, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि नौकरशाही के जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेट जो है उसमें पंचायत का अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खत्म किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा अभी भी है, लेकिन सचिव जो है पंचायत के हिसाब से काम करता है, पहले सचिव डोमिनेट करता था। अच्छा उसका कारण ये था कि अंग्रेजों के ज़माने में, आपको पता है ना, सुना होगा, यहाँ पे बाबू नाम रखते थे, हमने पहले भी बताया था कि बाबू ऐसा समझ लो इंडियन की सबसे बड़ी पोस्ट बाबू होती थी। इंडियंस के लिए बाबू बनना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बाबू वो था। और आजकल आपको पता ही है क्या पोजीशन है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका प्रेशर ना रहे, उन्होंने ये कहा कि इन पंचायतों को थोड़ा सा स्वतंत्र निकाय के रूप में डेवलप किया जाए। अशोक मेहता ने कहा था कि इनके ऊपर किसी ब्यूरोक्रेट्स का दबाव ना रहे, और इन्होंने क्या किया, ये एक शब्द है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि प्रजातंत्र में जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, राजाओं के ज़माने में या मुसोलिनी के ज़माने में या हिटलर के ज़माने में सब शक्तियाँ एक ही जगह थी। लेकिन हम डिसेंट्रलाइजेशन क्या करते हैं, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, साइंस के सब्जेक्ट, साइंस के टीचर देखेंगे, हेड देखेंगे, पर्टिकुलर उसके स्पेशलाइजेशन होगा, और जो नॉन सोशल साइंस के वो देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अगर हमने फॉरेन मिनिस्टर किसी को बनाया तो विदेश नीति ये देखेंगे, उद्योग को बनाया तो उद्योग ये देखेंगे, है ना। अगर किसी को डिफेंस का काम दिया तो डिफेंस, जो कैबिनेट जिसका, इसे डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, तो उद्घाटन भी एक आदमी कर रहा है, चाहे सड़क का उद्घाटन हो या मेडिकल का उद्घाटन हो या हवाई जहाज का उद्घाटन हो या पानी के जहाज का उद्घाटन हो, सबका एक ही आदमी। तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, केंद्रीकरण हो गया ना। जब तक आप किसी को, जैसे मैं हूँ, अनिल साहब का फोन था, अगर मुझे पावर प्रिंसिपल साहब नहीं देंगे तो मैं कैसे सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करूँगा, है ना। तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण जरूरी है। जब तक डीएम हो या एसडीएम, डीएम के लिए फ्री हैंड मिलना चाहिए तो एसडीएम को भी फ्री हैंड मिलना चाहिए, उस क्षेत्र की पुलिस को भी फ्री हैंड मिलना चाहिए। तो ये जो फ्री हैंड का मतलब उस व्यक्ति की कहा है जो निष्पक्ष भावना से कार्य करता है, जिसके अंदर वास्तव में राष्ट्रीय भावना है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आपको साथ ले चलूंगा नहीं। ये सही लिखा गया है। उसके बाद एडम सिंघी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1986 की एडम सिंघी की जो वो थी, और राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उन्होंने इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने क्या कहा कि जो भी कमेटी हम बना रहे हैं
उन्हें संवैधानिक रूप दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कमेटी बना दी और ये काम कर दिया। संवैधानिक का मतलब जो भी कार्य होगा वो संवैधानिक रूप से, उसे मतलब ये है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कानूनी रूप हो गए। संवैधानिक का मतलब ये होगा, ठीक है। और गांव के समूह की न्याय पंचायत की स्थापना हो। पहले न्याय पंचायत नहीं होती थी, न्याय पंचायत 1986 से हुआ है, एलएम सिंघवी ने शुरू की है, ठीक है। आधा दिमाग में उधर लगा हुआ है, अभी चल रहा है क्या कंडीशन। अच्छा, दूसरा अब इन्होंने कहा वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने क्या किया, अभी भी आपको पता है, आपको शायद नहीं पता, गांव में देते नहीं, लेकिन हाउस टैक्स गांव में भी है, वहाँ पे भी सुविधाएं पानी की और बिजली की हैं, लेकिन उन्होंने फिक्स मीटर लगा रखे हैं कि हर घर से इतने रुपए लिए जाएंगे, मीटर नहीं लगाए। पता है क्यों मीटर नहीं लगाए? बताइए, हम बताते हैं। उन्हें मालूम है कि गांव में इतनी घंटे बिजली जाएगी, कितना जला देगा, फिक्स है वहाँ पे। शहर में फिक्स नहीं है। उनके पास साधन क्या है? वो ट्यूबवेल घर में तो चलाएंगे नहीं, ट्यूबवेल के लिए अलग से होगा, तो घर में कितनी जलाएंगे? सबको पता है 8 बजे 9 बजे सो जाएंगे, वो सुबह उठेंगे। तो उन्होंने इसलिए फिक्स कर रखा है, समझ में आया? ये रीजन है। लगान इसलिए ली जाती है क्योंकि इनकम टैक्स भी तो लिया जाता है। टीचर से इनकम कहाँ है? ये तो मेहनत की कमाई है, फिर भी इनकम टैक्स भरते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा? नालियों का कैसे डेवलपमेंट होगा? खलंजे कैसे पड़ेंगे? रोड डेवलपमेंट कैसे होगा? कुएं कैसे बनेंगे? कहीं ना कहीं तो जमीन, भाई लगान इसलिए ली जाती है। आपने खेती के लिए नहरें खुदवाई, कहाँ से आएगा पैसा? आपकी जमीन के लिए गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो कह रही है हमने आपसे पैसा लिया, हमने आपके लिए दे दिया। हाँ, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज ध्यान रखना जो आएगी कि पंचायत हर जगह उसके अनुच्छेद का वर्णन कर दिया, उसका पार्ट क्या है वो, ये आपको मैं क्या करूँगा, इसे एकदम कट पेस्ट करके सबकी वो बना दूंगा कि किसमें क्या अनुच्छेद है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले ये आता है। अब ग्राम सभा बोले, आर्टिकल 243A के अंतर्गत ग्राम सभा है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत ग्राम सभा है। टाइम क्या हो गया? आप कल का टाइम कोई ऐसा चेंज कर लो, आप आ जाओ, हमें बड़ा दुख होता है, हैं? नहीं, आप बताओ टाइम, क्योंकि मैं अभी चलना मेरे साथ वेट ज़्यादा करूँगा नहीं, आप खुद देख लो। नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा, अभी कोई फायदा नहीं इससे। मैं जल्दी में ऐसा पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन बुक आप देख लो, सही चल रही है। ग्राम सभा के उत्तरदायित्व वगैरह हिंदी आपकी तैयार है। ग्राम पंचायत क्या होती है, और मैं प्रूफ के दे रहा हूँ कितनी सीटें क्या पूरा 15 दिनों में आयोग सीटें, ये 2 बार सभा जो होती है वो सब पूरा, और कोरम इसका 1/8 सदस्य का है। न्याय पंचायत क्या होती है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, इनका पंचायत के कार्य क्या क्या है, प्रशासनिक कार्य क्या है, न्यायिक कार्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्य क्या है, आय के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे अनुदान मिलता है सर उससे, जैसे मैंने गृह कर है, टोल टैक्स है, वाहन कर है, कहीं वो नदी है तो उसका भी टैक्स मिलता है, ये सब उसके आय के स्रोत हैं। राज्य सरकार कैसे नियंत्रण करती है, ये समिति, पंचायत समिति हो गई, उसके अधिकारी कौन कौन होते हैं, ग्राम प्रधान के क्या कार्य हैं, मैंने ऐड कर दिया, वैसे है नहीं उसमें, पंचायत समिति के क्या कार्य हैं, सही किया, थोड़ा कंट्रोल नहीं है। कृषि का विकास, ये कार्य है उनके, कृषि का विकास करना, पशु और खेती को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वही बताया था जो आपको, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, संचार के साधन, ठीक है, सहकारी जो बैंक होती है उसके, लघु उद्योग, पिछड़े वर्ग, एक बार और पढ़ूंगा इसे थोड़ा सा, डेटा संग्रह, घर निर्माण, संचार के, अभी जो ये नया बता रहा हूँ आपको, जैसे घर निर्माण का कार्य पूरा कर दिया ना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना वगैरह के अंदर, पंचायत समिति के क्या क्या है, वो हैं, जिला परिषद काउंसिल क्या होती है, उसकी संरचना कैसे, इसमें देखो जिले की पंचायत समिति के समस्त प्रधान होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो उस जिले से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य जो जिले से चुने जाते हैं, उस जिले के विधायक, ये सब उसके सदस्य होते हैं। मैं जल्दी में पढ़ाऊंगा नहीं भाई, सीधी बात, उसके कार्य क्या क्या है ये देखिए पूरा मेंशन, इसके स्रोत क्या क्या है, और ये अधिनियम लग रहा है थोड़ा सा आया ऐसे। अब आप बताओ कौन कौन इस तरह की किताब पढ़ चुका है, तो चेंज करना है मुझे बता देगा, पॉइंट से लिखा है। अच्छा, ये वो है, वो राज्य जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय, इन सबके अनुसूचित जो क्षेत्र, शेड्यूल एरिया,
जो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में पूरा है। इसका हेडिंग चाहिए दार्जिलिंग वगैरह, इनका भी मैंने पूरा डिटेल लिखा है। ये है पीने का पानी, ईंधन, चारा, ये सब देखना। इसके 29 28 को है 29 पॉइंट है 28 कहीं गड़बड़ हो गया। ऐसे लिखा है। अच्छा इधर लिखा है, हाँ मुझे मालूम था 29 में कहीं क्या हुआ। ये शेड्यूल्ड एरिया के लिए बनाया गया था 1996 में। शेड्यूल्ड एरिया क्या क्या देखने से। चलो चलो उधर चलो हमारे साथ जरा देख लो हमारे अकेले सब सही किताब है। हैं सर सही लगी किताब सर अकेले लिखिए सर। हैं क्या चीज कल आप बताओ टाइम